अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4th ईयर, मैं हूँ आपकी टीचर शुमाइला अफजल और मैं आपको पढ़ाऊँगी अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे आपको पहले भी आपके इंट्रोडक्टरी सेशन में बता चुके हैं कि आपने 2 केमिस्ट्री के पेपर्स पढ़ने हैं 4th ईयर बीएससी में, इनऑर्गेनिक और अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं आपको पढ़ाऊँगी अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री के 2 सेक्शंस हैं, टोटल इसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक जो है वो सेक्शन 1 में होंगे और चैप्टर नंबर 5 से लेके 7 तक जो है वो सेक्शन 2 में आएंगे। पेपर का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 3rd ईयर में था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। उसके बाद 2 सेक्शन होते हैं ऐसे ही, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। आपने एक एक क्वेश्चन दोनों सेक्शंस में से करना है और उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपकी मर्जी होती है। बेशक आप सारे बाकी जो बच गए हैं वो सेक्शन 1 में से कर लें, बेशक सेक्शन 2 में से कर लें। ये तो हो गया पेपर का स्टाइल। आज हम पढ़ेंगे इसका पहला चैप्टर नंबर 1 जो कि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ रखी है पहले भी 1st ईयर में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपने, एक प्रैक्टिकल पढ़ा भी था आपने और आपको परफॉर्म भी करवाया गया था। हम इसको जो बेसिक इसकी समरी है वो तो थोड़ी सी ही पढ़ेंगे। हमने इसके अंदर बेसिकली इसकी 2 टाइप्स हैं जो मेनली पढ़नी है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज वो है हिस्ट्री है, डेफिनेशन, टेक्निक्स जो इसके अंदर यूज़ की जाती हैं और टाइप्स, मेन टाइप्स जो 2 हैं ये तफसीलन हमने पढ़नी है। वो क्या है, वैसे तो इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स मौजूद हैं लेकिन हमने जो पढ़नी है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे। क्रोमेटोग्राफी है क्या चीज़? बेसिकली ये टेक्निक है सेपरेशन की। शुरू में इसी तरह इस्तेमाल की जाती थी, सेपरेशन के लिए ही इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब हम इसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। A method for the separation of components of a sample in which the components are distributed between 2 phases, one of which is stationary while the other moves in definite direction, यानी जिसको आप मोबाइल फेज कहते हैं। तो बेसिकली है क्या, एक मेथड है सेपरेशन का जिसके अंदर हम सैंपल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं जिस भी फेज के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, स्टेशनरी है या फिर वो मोबाइल फेज है। इसके बाद आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री सबसे पहले तो ये है क्या चीज़। क्रोम मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी का असल मतलब जो है, मीनिंग निकलते हैं वो है कलर राइटिंग। और बेसिकली ये नाम इसको इसलिए दिया गया था कि शुरू में जो इस्तेमाल की गई थी ये टेक्निक, वो पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए ही इस्तेमाल की गई थी और पहली दफ़ा ये यूज़ की गई इन 1906। उसके बाद डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल की गई। जो सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी वो वही 2 टाइप्स हैं जो हमने पढ़नी है, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की गई इसके लिए, मीडियम डिफरेंट इस्तेमाल किए गए, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज चेंज करके डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती रही। कुछ जो साइंटिस्ट हैं इस पे काम करने वाले, उनको इस पे नोबेल प्राइजेस भी मिले। इसके बाद जो है वो यूज़ किया गया इसको कलर राइटिंग के लिए भी, यानी कलर्ड, अब जो मॉडर्न टेक्निक है उसके अंदर हम कलर्ड जो हैं उनको भी अलग अलग कर सकते हैं और जो कलरलेस हैं उनको भी अलग अलग कर सकते हैं। तो जो कलरलेस हैं उनको अलग अलग करके हम कलर्ड ही स्पॉट जो है वो बनाएंगे। या आगे जब हम तफसील में पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि अगर कलरलेस हो हमारा कंपोनेंट तो उसको हमने कैसे कलर्ड में कन्वर्ट करना है और उसको इस्तेमाल करना है। अब क्रोमेटोग्राफी की वो जो 2 टेक्निक्स हैं हमने पढ़नी, उसके पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जाननी कि हैं क्या चीज़ वो, क्योंकि ये लफ्ज़ इस पूरे चैप्टर के अंदर बार बार इस्तेमाल होंगे। दूसरा, इनको सिर्फ ये नहीं है कि आपने सुन लेना है और ख़त्म,
इनको आपने याद भी करना है क्योंकि ये सारे डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहले दो हैं स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस कर लेते हैं आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें। सबसे पहले आ जाते हैं जिस पहली डेफिनेशन जो है स्टेशनरी फेज। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेशनरी का मतलब है साकिन, तो इसका मतलब वो फेज जो कि हरकत नहीं कर रही होगी उसको हम स्टेशनरी फेज कहेंगे। ठीक है, द फेज विच रिमेन्स फिक्स्ड बाय अ स्पॉट or does not move by the incoming mobile phase is called stationary phase। ये नहीं है कि वो खुद साकिन है, ये भी है कि वो जब उसके ऊपर से मोबाइल फेज गुजरे तो वो मोबाइल फेज के साथ भी मूव नहीं करेगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गई मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो है वो क्या है? द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट विच मूव्स थ्रू द पेपर और सिलिका जेल टू सेपरेट द सैंपल into the components, the phase which does not remain fixed by a spot is called mobile phase। मोबाइल का मतलब क्या होता है? हरकत करने वाली। तो ऐसी फेज जो कि हरकत कर रही होगी, और इसमें वो क्या होती है? मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकती है। आमतौर पे हम इसमें एक सिंगल सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्लो जो है वो उसका आसानी के साथ हो सके और सेपरेशन जो है वो भी बेहतर हो सके। तो वो बेसिकली मिक्सचर जो सॉल्वेंट का हमने इस्तेमाल करना है वो हमारी मोबाइल फेज हो जाएगी। और इसको जाहिर बात है किसी स्पोर्ट की जरूरत नहीं होती, इसने वो जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है उसके ऊपर मूव करना होता है। बिल्कुल ऐसे आप समझ लें कि आपने एक कागज लिया, उसके ऊपर आपने पानी डाला, तो पानी जो है आपने एक सिरे पर डाला लेकिन वो पानी मूव करके थोड़ा डिस्टेंस तय कर गया होता है। बिल्कुल यही समझ लें आप, ऐसे ही मोबाइल फेज है, पानी को समझ लें मोबाइल फेज है तो पानी उसके ऊपर फ्लो कर रहा है पेपर के ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद आ जाती है बारी स्पोर्ट की, कि स्पोर्ट क्या है? एन इनर्ट मटेरियल हैविंग अ टेंडेंसी टू रिटेन द लिक्विड स्टेशनरी फेज ऑन इट इज कॉल्ड स्पोर्ट। जैसे आप खड़ा होते हैं, खड़े खड़े थक जाते हैं तो आप दीवार का सहारा ले लेते हैं। अब दीवार क्या है? आपकी स्पोर्ट बन गई है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही अब लिक्विड फेज जो है वो जाहिर बात है स्टेशनरी फेज अगर लिक्विड है तो वो खड़ी नहीं रह सकती। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्पोर्ट की जरूरत होती है। उस स्पोर्ट का इनर्ट होना जरूरी है। इनर्ट का मतलब है कि वो किसी से भी रिएक्ट ना करती हो, ना तो हमारी स्टेशनरी फेज से रिएक्ट करे, ना हमारे कंपोनेंट से ही रिएक्ट करती हो, बल्कि इनर्ट मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीएलसी के केस में हम ग्लास इस्तेमाल करते हैं। ग्लास जो है वो इनर्ट मटेरियल है, उसके ऊपर जो है वो हम सिलिका की लगा देते हैं लेयर। सिलिका जो है वो हमारा स्टेशनरी फेज बन जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वो स्पोर्ट है स्टेशनरी फेज के लिए। ठीक है जी, इसके बाद अगला जो है वो है हमारा डेफिनेशन का टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली जो आप ये सारा प्रोसीजर करते हैं इसको कहते हैं डेवलपमेंट। हम इसके अंदर क्या करते हैं जी कि सेपरेशन करते हैं किसी भी प्रोसीजर से, उसके बाद हमारे पास कलर्ड आ जाते हैं, मतलब कलरलेस नहीं है तो हम उसको कलर्ड में कन्वर्ट करेंगे, और अगर पहले से ही कलर्ड है तो वो तो वैसे ही कलर्ड में ही आ जाएंगे। तो उसके बाद हमने जो लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंसेस है उसको कहते हैं डेवलपमेंट। यानी अलग अलग आपके पास 4 कंपोनेंट थे, ऊपर आपके पास 4 डिफरेंट तरह के स्पॉट्स आ गए हैं, वो कलर में भी डिफरेंट हो सकते हैं और अपने जो उन्होंने डिस्टेंस तय किया है उस लिहाज से भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है लोकेशन होने की उनकी के डिफरेंट सब्सटेंसेस कहाँ कहाँ होते हैं, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है जी, उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट जो है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है वो क्या होती है? रेजोल्यूशन बेसिकली हमारे पास है कि जो हमने ये सारा प्रोसीजर किया है हमारे पास रेजोलेट होके आ गई है चीजें।
The degree of separation of compounds of similar characteristics is called resolution. यानी जितना उसने हमें डिस्टेंस तय कर लिया है वो उसकी कहलाती है डिग्री ऑफ सेपरेशन। अब लाजमी सी बात है, अगर हमने, जैसे अगर आपको याद होगा फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल, तो हमने उसमें 3 इंक्स का मिक्सचर लिया था। तो रेड का जो है वो अलग था, स्पॉट जगह पे आता, ब्लू का अलग जगह पे आता है, ग्रीन का अलग जगह पे आता है। ब्लू का अपना रेट है, ग्रीन का अपना रेट है, रेड का अपना रेट है। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्रोमेटोग्राफिक टैंक जो है वो, और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो डेवलपमेंट के बाद क्रोमेटोग्राम मैंने छोड़ दिया था पहले। ये दोनों चीजें आपको इकट्ठी बताने वाली हैं, क्रोमेटोग्राम भी और जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक है। क्रोमेटोग्राफ, बच्चे इन दोनों को इतना कंफ्यूज कर देते हैं आपस में मिक्स करके। तो क्रोमेटोग्राफिक टैंक जैसे आगे लिखा हुआ है, तो क्रोमेटोग्राफिक टैंक बेसिकली वो है जिसके अंदर आपने अपना ये सारा प्रोसीजर डेवलपमेंट का करना है। ठीक है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक सिंपल बीकर के अंदर ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो बीकर आपका क्रोमेटोग्राफिक टैंक बन गया है। वैसे तो ये स्पेशल इक्विपमेंट होता है, लेकिन अगर जिस भी चीज के अंदर आप ये डेवलपमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी का, वो क्रोमेटोग्राफिक टैंक बन गया है। ठीक है, और क्रोमेटोग्राम क्या है? क्रोमेटोग्राम वो है जो हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट आई है। द फिनिश्ड पेपर और थिन लेयर प्लेट हैविंग बैंड्स ऑफ कलर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। यानी आखिर में हमारे पास जब कलर के बैंड्स आ गए हैं, वो जो आखिर में हमारे पास एंड प्रोडक्ट आया है हमारा, वो कहलाएगा क्रोमेटोग्राम। ठीक है, जैसे आप ग्राफ को हम कहते हैं ना कि ग्राफिकल फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया है। मैथ स्पेक्ट्रोग्राम हमने पढ़ा था, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो उसकी होती है उसको हम कह देते हैं। तो यहाँ पे भी एंड में फिनिश्ड जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में पेपर होगा वो, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के केस में प्लेट होगी। ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास कलर बैंड्स आ जाएंगे, वो जो है वो कहलाता है क्रोमेटोग्राम। तो ये बहुत ज्यादा एक लाइन का सिर्फ इसका आंसर है, लेकिन बहुत ज्यादा आने वाला जो है ये सवाल है। तो आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि क्या चीज होती है। उसके बाद अगले तीनों जो हैं डेफिनेशंस, वो भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। पहला है इल्यूजन, दूसरा है इल्यूएंट और तीसरा है इल्यूएट। तो बेसिकली इल्यूजन क्या है? द रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड स्पीशीज फ्रॉम अ पोरस बेड और क्रोमेटोग्राफिक कॉलम by means of a stream of liquid or gas is called इल्यूजन। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है वो हम एड्सॉर्प्शन जो क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर बेसिकली करते हैं। तो उस टेक्निक के जरिए जो हम एड्सॉर्ब स्पीशीज हैं उनको अलग कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूजन। और द लिक्विड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वन मटेरियल फ्रॉम अनदर इन क्रोमेटोग्राफ इज कॉल्ड इल्यूएंट। जो लिक्विड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अलग करने के लिए उसको कहेंगे इल्यूएंट। द प्रोडक्ट विच इमर्ज फ्रॉम द कॉलम दैट इज इल्यूएंट एंड वट एवर कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट सैंपल इट कंटेन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम इज इल्यूएट। तो बेसिकली क्या है इल्यूएंट? जो इल्यूएंट है वो बेसिकली वो सोल्यूशन है जिसने उसको लेके जाना है, और इल्यूएट वो कंपोनेंट है जिसको हम सेपरेट आउट करना चाह रहे थे। लास्ट वन है जी आरएफ वैल्यू, जिसको हम रिटेंशन फैक्टर कहते हैं, और ये बहुत जरूरी होता है हमारे जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उनके लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक जो कंपोनेंट है उसकी मूव करने की सलाहियत डिफरेंट होती है। अब हमारे पास जो पेपर पे दो चीजें आई हैं, एक मोबाइल फेज ट्रेवल कर रही थी और एक उस मोबाइल फेज के साथ साथ हमारा कंपोनेंट ट्रेवल कर रहा था। अब हमने उनकी रेशो निकालनी है। वो रेशो जो है वो बेसिकली आरएफ होती है। डिफाइन उसको कैसे करेंगे? द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस relative to the solvent front in a given chromatographic system is constant characteristic of that substance।
जैसे फर्स्ट ईयर में भी है और अब फोर्थ ईयर में भी आपका प्रैक्टिकल है, लेड और कैडमियम की सेपरेशन करनी है। लेड का जो है डिफरेंट होगा और लेड की फिक्स होगी आरएफ वैल्यू, उसको हम स्टैंडर्ड से मेजर कर लेते हैं, और कैडमियम की जो है वो कैडमियम के लिए फिक्स होगी। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी आरएफ वैल्यू इज कांस्टेंट। आरएफ वैल्यू क्या है, कैसे निकालते हैं हम? डिस्टेंस ऑफ स्पॉट ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, यानी जो हमारा कंपोनेंट था उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम सेंटीमीटर्स में अपने जो स्केल होता है उसके साथ मेजर कर लेंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से जो कि सॉल्वेंट हमारी मोबाइल फेज जो थी उसने जो ट्रेवल किया था उसके साथ। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा आरएफ वैल्यूज का। ठीक है, सिंपली आप इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आरएफ वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टैंडर्ड सॉल्वेंट। और नॉर्मली हम इसको जाहिर बात है अपने स्केल से ही नापते हैं कि कितने सेंटीमीटर है। फॉर एग्जाम्पल आपके कंपोनेंट जो है उसने ट्रेवल किया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका जो सॉल्वेंट का था मोबाइल फेज थी उसने ट्रेवल किया हुआ है 9.1। तो हम क्या करेंगे, आरएफ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 7 डिवाइडेड बाय 9.1 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया।